आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में साक्यमुनि बुद्ध विहार कौलसिया में जो कार्यक्रम आयोजित किया है, आयोजक मंडल को अम्बेडकर सुधार समिति हरैया, उसकी शाखा के लोगों और सभी बौद्ध साथियों, क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना है। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को सत नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये बुद्ध की धरती है, संत कबीर की धरती है। साथियों, आज जो यहाँ ताकत दिखाई पड़ रही है, ये हमारे बुजुर्गों के संघर्षों का परिणाम है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन तमाम सारे महापुरुषों को, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, गुरु नारायणा, भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी संत गुरुओं को नमन के साथ साथ उनके विचारों से भी सीख लेना होगा। साथियों, समय समय पर बुद्ध के बाद बहुत सारे महानायक आए समाज में, और उन लोगों ने जब देखा समाज की ये हालत, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, सत्य के रास्ते को अपनाने के लिए अपना अलग जगाया। तथागत बुद्ध से बड़ा सामाजिक का वैज्ञानिक कोई अब तक इस धरती पर नहीं पैदा हुआ। हजारों हजार साल से इस देश की सामाजिक व्यवस्था जो बिगाड़ी गई है, यहाँ जो लाचार बेबस लोग हैं, ये कभी इस देश के राजा महाराजा थे, राजाओं की औलादे हैं, यहाँ की मूल निवासी। लेकिन ये इस तरह गुलाम और लाचार बेबस हो गए कि दुनिया में गुलाम जंजीर में बांधे जाते थे, कि लेकिन यहाँ का गुलाम जंजीर में नहीं बांधा जाता था, इसलिए कि ये अछूत था, इसको बांधने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बुद्ध ने इस सामाजिक व्यवस्था को नकार दिया। उन्होंने सत्य की वकालत की। कहा, बहुत मोटी मोटी किताबों में लिखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बहुत ज्यादा लोगों ने कहा है, इसलिए वो बात सत्य नहीं हो सकती है। सत्य तो सत्य है। ये जो न्याय एवं तर्क की कसौटी पर सत्य है, तो उस बात को मानो। ये तथागत बुद्ध ने सबसे पहले इस सामाजिक व्यवस्था की जड़ को हिलाकर इसे बदलने की बात की। तो बुद्ध के सामने भी बहुत सारी परिस्थितियां आई। उनके ही परिवार के लोग, उनके ही वंश के लोगों ने उन पर प्राणघातक हमले तक करवाए, उनके खिलाफ तमाम षड्यंत्र किया। लेकिन बुद्ध कोई साधारण इंसान तो थे नहीं, वो राजा के लड़के थे, और बहुत सारे राजा का जो है रिश्ता राजा के यहाँ ही होता है। तमाम सारे राजाओं के यहाँ उनकी रिश्तेदारी थी। जब बुद्ध ने जो है ये बिगुल बजाया, तो उस समय के राजाओं पर इसका असर पड़ा, और जिससे ये पूरी दुनिया में ये बात फैली, बुद्ध की सत्य बात तब फैली। बुद्ध के जाने के बाद सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक ने पताका उठाई। उन्होंने अपने बृहद भारत में बौद्ध धर्म अपना धर्म घोषित किया। अपने पुत्र और पुत्री को अशोक ने लंका भेजा। तो भारत के चारों तरफ बौद्ध धर्म की पताका फैलाई गई, और आज भी फहरा रही है। लेकिन भारत देश में क्यों विलुप्त हो गई? दोस्तों, ये बात संचालक जी ने पहले कहा है कि जात की बात नहीं करना है, और किसी धर्म की बात नहीं करना है, किसी की आलोचना नहीं करना है, इसके लिए जात और धर्म की बात नहीं करना है। लेकिन ये किस जात के गुलाम है, इसको तो बताना ही पड़ेगा। ये कैसे इस देश में सारे लोग गुलाम हो गए और गुलाम होते जा रहे हैं। साथियों, महाराजा साहू जी ने जब आरक्षण लागू किया,
तो आरक्षण लागू करने के बाद उनके खिलाफ एक महान षड्यंत्र रचा गया। वहां के षड्यंत्रकारियों ने, जिनकी ये सामाजिक व्यवस्था दूषित इस देश में है, उस जात के लोगों ने खून इकट्ठा किया। खून को पंजे से ऐसे उसमें डुबा डुबा कर राजभर में ऐसे छापे मार दिया और कहा बहुत अनिष्ट होने वाला है। महाराजा साहू जी ने बुलाया सबको, वहां के पंडा पुजारी से लेकर जो भी विद्वान थे सबको बुलाया, कहा कि ये क्या हो गया है। तो वहां ब्राह्मणों ने कहा कि बहुत अनिष्ट होने वाला है। कहा क्यों अनिष्ट होने वाला है। कहा शूद्र होकर राजा ने 7 समुद्र पार की यात्रा किया है, इसलिए बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। साहू जी ने कहा ठीक अनिष्ट होने वाला है, इसका कोई उपाय है। तो उन्होंने कहा हाँ है। कहीं क्या उपाय है। कहा कि राजा प्रायश्चित करे और बहुत सा धन ब्राह्मणों को दान करे, तो ये जो है अपराध क्षमा हो सकता है। तो साहू जी ने कहा बिल्कुल हमें ये स्वीकार है, लेकिन इसके बाद भी अनिष्ट हो जाएगा तो सारे ब्राह्मणों को मैं फांसी पर लटका दूंगा, क्योंकि उस समय उनको फांसी देने का अधिकार अंग्रेजों से मिल गया था। साथियों, जब आरक्षण लागू किया साहू जी महाराज ने, ये सत्य बातें हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जो आगे थे जो लोग उन लोगों ने साहू जी को जाकर समझाया कि राजन तगड़े घोड़ों को दाना देना चाहिए, जो मजबूत हो और मजबूत होंगे। आप कमजोरों को दाना दे रहे हैं, इनको कम मजबूत करने में लगे हुए हैं। साहू जी ने कहा ठीक है। उन लोगों को लेकर, उसमें लाइयर भी थे, ब्राह्मण लाइयर भी थे, उन लोगों को लेकर घुड़सवारी में गए और वहां चने के बोरे खोल दिए गए और तगड़े और कमजोर घोड़ों को खोल दिया गया। तगड़े घोड़े दाना खाते थे और कमजोर घोड़े अगर बोरे के करीब जाते थे तो उनको तगड़े घोड़े दांत से काटते थे और पिछली टांग से मारते थे। साहू जी ने कहा देखा, ये अपना हिस्सा खा रहे हैं और इन कमजोरों का हिस्सा बर्बाद कर दे रहे हैं, इसलिए जरूरी है इनको लगाम लगा दो, इनका हिस्सा इनको दे दो, इनका हिस्सा इनको दे दो। अभी तमाम सारे वक्ताओं ने कहा है कि आरक्षण की बात नहीं करते हैं। अरे साथियों, अगर आरक्षण ना होता तो जो यहाँ ये बुद्धिमान समाज आया है ये पैदा ही ना होता। इसलिए आरक्षण तब तक जरूरी है जब तक ये समाज बराबरी पर नहीं पहुंच जाता है, और इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। ये आरक्षण का विषय नहीं है, ये भागीदारी का विषय है। हमारे नेता कांशीराम साहब कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आरक्षण उसको मत कहिए, हिस्सेदारी कहिए। जितना हमारी जनसंख्या है इस देश की धरती पर, उतना हमारा अधिकार होना चाहिए। जंगलों पे अधिकार होना चाहिए, पहाड़ों पर अधिकार होना चाहिए, नदियों पर अधिकार होना चाहिए, समुद्र पर अधिकार होना चाहिए, शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए, कल कारखाने, राजपाट, धन धरती सब पर हमारी भागीदारी के हिसाब से हमारा अधिकार क्लियर होना चाहिए। साथियों, मैं एक बात भारत की पार्लियामेंट को आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात की जाए और उनके दिए हुए अधिकार की अवहेलना हो, केवल बाबा साहब रटते रहिए, बाबा साहब आपने बहुत किया। अरे आप क्या कर रहे हो, आपका समाज क्या कर रहा है, आप अपने समाज को तैयार कर रहे हो। बाबा साहब तो जो उनको अपने जीवन भर सब कुछ करते करते आपको सब कुछ देकर चले गए, जो देकर चले गए वो तो सब चला तो जा रहा है, सब चला जा रहा है। देश का संविधान बदला जा रहा है और लगभग अघोषित रूप से बदल दिया गया है। इसके बाद भी हमारा समाज सो रहा है, कह रहा है बात ना करो। क्यों नहीं बात होगी भाई? हमारा अधिकार कोई ले लेगा तो हम उसकी अपने अधिकार के हिफाजत की बात नहीं करेंगे। हमारा राजपाट लोगों ने ले लिया, हम राजपाट की बात नहीं करेंगे। हमारी भागीदारी बहाल कैसे होगी? मैं आपकी पार्लियामेंट की बात आपको बताना चाहूंगा। आप सारे विद्वान साथी इस बात को जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग, राजनीति में जो लोग जानकारी रखते हैं। साथियों, एक बहुत विद्वान साथी थे राजनीति के, आजमगढ़ से सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था मंगल देव विशारद। वो चमार जात के थे और बहुत प्रखर वक्ता थे, पार्लियामेंट में उनकी आवाज गूंजती थी। लेकिन कांग्रेस के टिकट से उनको भी जाना पड़ता था, क्योंकि अपने बलबूते कोई जीत कर पार्लियामेंट जा नहीं सकता था। तो उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ चल रही थी, तो यहाँ दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, कमजोरों को, आदिवासियों को चकमा देने के लिए एक आयोग बैठाया गया, उसका नाम है विशारद आयोग।
उसके अध्यक्ष बनाएंगे मंगलदेव विशारद। आप सारे लोग इसको आज की जिस किताब को, इस रिपोर्ट को आप सारे लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मंगलदेव विशारद ने पूरे देश में घूम घूम कर एक सूची तैयार किया। ये आर्थिक मामले पर है विषय। साथियों, पूरे देश में घूम घूम कर जब उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि कुछ चंद लोग हैं जिनके पास 10-10 हजार एकड़ जमीन है। उनकी सूची तैयार किया कि किनके पास 5,000 से 10,000 एकड़ जमीन है, किसके पास 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, किसके पास 100 एकड़ से 500 एकड़ जमीन है, किसके पास 400 एकड़ जमीन है, किसके पास 300 एकड़ जमीन है, और उनकी जनसंख्या कितनी है। तो साथियों, इस देश में चंद मुट्ठी भर 2.5% लोगों के पास इस देश की 90% जमीन, उनके रिपोर्ट में उन्होंने जो दर्शाया उसमें 90% जमीन चंद 2.5% लोगों के कब्जे में है, और 1.5% के लोगों में जो है 5% जमीन है, बची 5%। इस देश का जो 90%, इस देश का दबा कुचला पिछाड़ा गया इंसान है, उसके पास संख्या इनकी 90% और जमीन इनके पास 5%। उन्होंने ये भी सूची तैयार किया कि इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जमीन नहीं है। ये मंगलदेव विशारद ने ये भी सूची तैयार किया। और जब ये सूची उन्होंने ला करके, तरीका ये होता है कोई भी आयोग बैठे, उसकी रिपोर्ट आवे तो पहले पार्लियामेंट में उसको बहस में लगाया जाए, उस पर चर्चा हो, पूरे देश के जो वहां सांसद चुनकर जाते हैं उनको विचार रखना चाहिए, उसमें कोई कमी हो तो फिर से वो तैयारी की जाए। लेकिन जैसे वो रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उस पर चर्चा तक नहीं हुई। तो साथियों, आपके इसी सीट से धूसिया जी, अनंत राम धूसिया जी जब सांसद हुए, ये बता रहे थे मुझसे, मैं जिले का अध्यक्ष था, एक दिन हमारे वो कार्यालय पर आए तो बातचीत होने लगी, चर्चा होने लगी, 1585 की बात होने लगी तो रोने लगे। तो हमने कहा भाई सांसद जी आप रो क्यों रहे हैं? तो उनको बड़ी मोहन से हमने 15 मिनट में बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराया। तो कहा हमारी जिंदगी की एक बहुत ही कड़वा सच है। कहा क्या? कहा साहब यही बात उन्होंने बताई कि मंगलदेव विशारद को जब मैं सांसद, क्योंकि वो पहले डिप्टी डायरेक्टर थे ना, तो वो जो है कहा कि जब मैं सांसद बनकर गया तो मैंने एक सवाल लगाया पार्लियामेंट में कि मंगलदेव विशारद आयोग को पटल पर रखा जाए, यानी लोकसभा में बहस के लिए रखा जाए। जैसे ये नोटिस हुई, अध्यक्ष को इन्होंने दिया, तो कांग्रेस के सैकड़ों जो टॉप के गुंडे थे इनके कमरे पर पहुंच गए जहां इनका आवास था। बता रहे थे इतनी गालियां दिया कि मेरी बहन बेटियां सब पत्थर की हो गई, और रोना वो चुप नहीं कर रहे थे और मुझको घसीट कर बाहर लाए। आप गालियां देते हुए कहा इसी समय जाकर अगर तुमने पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को वापस नहीं ले लिया अपने सवाल को, तो तुम्हारा एक एक कतरा खून तुम अम्बेडकर बनते हो, तुम्हारा एक एक बूंद सड़कों पर छिड़क दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम कहां से आए हो, कहां चले गए। तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तुमको टिकट देकर तुमको हमने हलवाहा अपना समझ करके सांसद बना दिया, तो तुमने आग लगा दिया, और उनको मजबूरी में जाकर यह रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी। और कुछ नहीं हुआ साथियों। आज भी अगर भागीदारी लागू कर दिया जाए, और ये लागू करना ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इससे आपकी कोई बात बनने वाली नहीं जैसे व्यवस्था चल रही है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1943 में उन्होंने बॉम्बे जो है रेडियो स्टेशन से इस बात को कहा था कि इस देश की धर्म धरती, कल कारखाने, नदियां, पहाड़, जंगल, जायदाद जो भी है, जलचर नभचर, सबका राष्ट्रीय कर होना चाहिए और समान रूप से इस देश के वासियों में उसका वितरण होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि हमारे जो विद्वान साथी हैं इनको अपनी ऊर्जा अपने विरोधियों के को गाली देने में नहीं खर्च करना चाहिए, उस ऊर्जा को अपने समाज में क्रांति पैदा करने के लिए लगना चाहिए। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये सोच थी, साहू जी महाराज की सोच थी
कि इस देश में जो ये हमारे संघर्षों से जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरियों में जाएंगे, जब 26 जुलाई 1902 को उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, पहले 50% बाद में 100% कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सबका कोटा नहीं पूरा हो जाता है तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। जब वो राजा हुए तब उनके 95 मंत्री थे, वो जो है 100 मंत्री थे, 100 में 100 के सब ब्राह्मण थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई है तो 95 मंत्री शूद्र हो गए थे। तब ये पिछड़ा दलित नहीं था, अति शूद्र ये कैटेगरी थी, महाशूद्र ये कैटेगरी थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़ा दलित और ये अल्पसंख्यक और ये अनुसूचित जनजाति, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये एक वो बनाया। तो साथियों, उसका एक हर चीज का, यह तमाम वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, वकील है, मास्टर, तमाम सारे लोग हैं, हर चीज का एक्शन और रिएक्शन भी होता है। जो मिडिल क्लास डेवलप हुआ इस देश में 1947 के बाद, ये नौकरियों में जो लोग गए, ये लोगों में खुशहाली आई, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बहुत सारे लोग इन्हीं के माध्यम से इस देश में तमाम सारे सामाजिक संगठन भी चले। ये हरैया का बुद्ध विहार हो, चाहे ये बुद्ध विहार हो, ये पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे लोगों में जो नौकरियों में गए, चाहे चंद ही लोगों ने सपोर्ट करके ऐसी संस्थाओं को खड़ी किया। तो उसी के अगर ये संस्था खड़ी न होती तो यहाँ विचारों का आदान प्रदान कैसे होता। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी बात नहीं मानी थी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम सभा में रो रहे थे, कह रहे थे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। और ये भी कहा था कि अब की बार मैं लाठी लेकर निकलूंगा तो इन कमजोर लाचार बेबस मजबूरों को अधिकार दिलाकर ही मैं लौटूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की सभा में अंतिम स्पीच थी साथियों। लेकिन ऐसा संयोग रहा कि बाबा साहब डॉक्टर 5 दिसंबर 1956 की आखिरी रात में सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन साथियों, जब भी आप संकट में हो, बाबा साहब को अध्ययन करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था, बाबा साहब के पहले बुद्ध ने भी इस बात को कहा था, कबीर ने तो इसका जीवन भर विरोध किया था। पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, इन सारी चीजों का उन्होंने कहा मैं पत्थरों में नहीं रहूंगा, मैं किताबों में रहूंगा। अगर आपकी ये जो कंप्यूटर है इसमें बाबा साहब के विचार और किताबें इसमें फीड नहीं हुई तो कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी। ये सारी विचारधारा को आपको इस कंप्यूटर में फीड कर लेना पड़ेगा। जो फीड होगा इस मोबाइल में, जो फीड है, जब बटन दबाएंगे जो चाहेंगे, जो फीड होगा तो बताएगा, आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं फीड होगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। साथियों, इस देश में संघर्ष को राजपाट के लिए करना ही करना होगा। अगर नहीं होगा और दुनिया में जिस देश के भूखे नंगे सड़कों पर आए हैं उस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं बदली हैं। आप धर्म बदलिए, ये बाबा साहब ने इसलिए कहा था, मानिए, क्योंकि इसमें हमारा सम्मान से जीने का रास्ता क्लियर होता है, हम इंसान बनते हैं। लेकिन इसके साथ जो और बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, उसके हक अधिकार के लिए, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना होगा और नई पीढ़ी को तैयार करना ही करना होगा। अगर नई पीढ़ी नहीं तैयार होगी, जैसे तमाम सारे लोगों को हैं, वो बौद्धिस्ट तो हैं, जब उनके यहाँ लड़की की किसी बौद्धिस्ट आदमी जब उनके यहाँ बढ़िया लड़की लेकर जाता है प्रस्ताव के लिए कि मेरी लड़की स्वीकार कर लीजिए, शादी कर लीजिए, तो वो जो अगली जात के लोग जो व्यवहार करते हैं, हमने देखा है कि बौद्ध समाज के लोग भी वही व्यवहार करते हैं, उनसे बढ़कर बात करते हैं। संस्कारों को देखिए, जिस तरह से आग्रह करते हैं, जिस देश के पिछड़े करते हैं संस्कार, उसी तरह दलित भी उन्हीं की देखा देखी में करता है और बौद्धिस्ट भी है। साथियों, खुद सुधरो, दूसरों को सुधारो, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा और पूरा परिवर्तन तब होगा जब इस देश का राजपाट आपके हाथों में होगा। अशोक ने कह दिया हमारा राज धर्म बौद्ध है, तो बौद्ध धर्म हो गया पूरा देश जमाना। कहाँ है आपका कामधार काबुल, और फिर कहाँ है म्यांमार, यहाँ तक एक छत्र राज्य हो गया, सारे के सारे बौद्धिस्ट हो गए। और जब आप राज धर्म बदल दो तो इस देश की सरकार आपको जेल में डाल देगी। अभी वकील साहब ने कहा, पटेल जी ने, कि वो गौतम जी ने वहां
22 प्रतिज्ञाएं की बात कही, प्रतिज्ञा लिया, तो उनके ऊपर मुकदमे कायम हो गए। मुकदमे ही नहीं साथियों, अगर अभी तो आपके वोटों की वोट बैलेंस कर रहा है, अगर आपका वोट छीन लिया जाए तो बैलेंसिंग पावर अपने आप समाप्त हो जाएगा, तो आपका कोई कदर नहीं रह जाएगा। और जो आप चाहेगी ये सरकारें वो करवाएंगी आपसे। जब वोट का अधिकार नहीं, आपकी क्या जरूरत पड़ेगी? ना गांव के प्रधान में दखलंदाजी दे सकते हो प्रधानी में, ना एमएलए की में कर सकते हो, ना आप एमपी में कर सकते हो, ना दिल्ली लखनऊ का सपना देख पाओगे, ना आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। न्योता है जो एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं, आपके घर न्योता करने के लिए उनको नहीं चुना जाता है। ये आपके घर में न्योता करे, 5,000 दे दे, आप खुश हो जाओ। भैया हमारे यहाँ विधायक आया था, मंत्री आया था, सांसद आया था, उनका हमारे वो कभी हमारा नमस्ते न स्वीकार करे, कोई जरूरत नहीं है नेताओं की मगर, लेकिन जहाँ से ये राजपाट चलता है वहाँ हमारे हितों की उनको रक्षा करनी चाहिए। 10% अगड़ों के आरक्षण को जब पार्लियामेंट में पास किया जा रहा था तो केवल 2 दल के लोगों ने विरोध किया। एम स्टालिन जो वहां का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, और ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, 2 दलों के लिए इतने दल भारत में है, किसी ने मुंह नहीं खोला पार्लियामेंट में। और साथियों, हम सब तो लाठी खाए हैं, डंडा खाए हैं, जेल कट गए हैं, एक एक मुकदमे को 30-30 साल लड़े हैं, लाखों रुपया खर्च करके तो अपनी गर्दन बचा कर पाए हैं। लेकिन साथियों वो जज्बा था जब कांसीराम ने कहा, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो, तो बाबा कांसीराम ने कहा इस देश के सारे शोषित एक हो, सारे शोषितों को ललकारा। ये कार्ल मार्क्स, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानवर कांसीराम का साहब कहते थे कि भारत के कार्ल मार्क्स बाबा साहब डॉक्टर है। और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का, इस देश में सोती हुई कौमों को जगाने का काम कांसीराम साहब ने किया। कांसीराम साहब ने कहा कि जिनसे मेरी लड़ाई है उनकी ढाल हमारे लोग ही बनकर खड़े हो जाते हैं, नहीं ये जंग हम सदियों पहले जीत जाते। इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप तेज तर्राक आदमी है, प्रधानी लड़ोगे तो नहीं जीतने पाओगे, क्योंकि वहां नौकर चाहिए, और आप नेता हो तो जीत ही नहीं सकते हो। और 90% प्रधान इसलिए हारते हैं। विधायक की तो बातें छोड़ दो, उनको टिकटे नहीं मिलेगा तो वो लड़ेंगे क्या और जीतेंगे क्या? सारी व्यवस्था को इस देश के पूंजीपतियों ने, और वो कैसे पूंजीपति है, वो कट्टर इस पाखंडवाद के वो मास्टर है, और मास्टर स्ट्रोक लगा करके इस देश की सामाजिक व्यवस्था को अपने मुट्ठी में जैसी की तैसी बनाए रखने के लिए सारा का सारा प्रयास रखते रहते हैं। हमें नाच बहुत देखता था, नाच में एक बार मैं नाच देखने में गया तो एक उसमें भगवान बनकर आया और डाकू सुल्ताना का रोल था, उसने उनको उपदेश वगैरह दिया। उपदेश देने के बाद कहा बेटा देखो वहां शेर आ रहा है, तो उधर ताकने लगा, तब तक वो पर्दे के पीछे हो गया। तो उसने कहा तो भगवान गुम हो। तो ये लोग वही धोखा देते हैं। आपको बताएंगे दूसरी बात, देश खतरे में है, हमें पीओके लेना है, भाई पीओके कौन रोक रहा है? इतनी बड़ी सेना इस देश, 42 लाख की सेना इस देश के पास है, कौन आपको मना किए हुए कि आप उसको ना लो? कहते हो कि हम उसको लेकर रहेंगे। अरे भाई उनको लेके रहो, लेकिन हमारा तुमने जो कब्जा कर रखा है, धन धरती राजपाट अधिकार सब तुमने ले लिया है, ये हमको कब मिलेगा? हम मिसाइल खाएंगे, हम तोप खाएंगे, हम फाइटर जेट खाएंगे, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अंग्रेज तो बढ़िया था इनसे, अंग्रेज पैसा लगाकर इस देश के वासियों को पढ़ाता था, अंग्रेज पैसा सरकारी पैसा लगाता था और पढ़ाता था। अब जिनके पास लंबी खितौनी नहीं है, जिनके पास लंबा बैंक बैलेंस नहीं है, या उनके पास लंबी मोटी तनख्वाह नहीं आती है, तो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। ये इनकी हालत। साथियों, मैं बहुत कुछ चर्चा करनी थी, लेकिन संचालक जी का निर्देश हो गया और समय भी नहीं रहा, मैं तो ज्यादा आप लोगों से चर्चा हो गया, कुछ बातें कहनी थी। पुनः मैं अपने संत गुरुओं को नमन करते हुए और सागर बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके सब नमन करता हूँ। सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए अपने समाज के क्रांतिकारी साथियों का भी मैं अभिवादन करते हुए, यहाँ विद्वानों को का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए इस आशा विश्वास के साथ
ऐ साथियों, जो ये बूढ़े शेरों, नौजवानों को, बच्चों को इस अधिकार के लिए, धर्म के साथ साथ अधिकार के लिए भी आपको तैयार करना ही करना होगा, तभी आपकी बिगड़ी बात बनेगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं मार जाता हूँ, मुक्त जाता नहीं। तुम्हें मुक्ति अपने आप करनी होगी, मुट्ठी खोल कर देखो, इसी में तुम्हारा सारा अधिकार लिखा हुआ है। तो साथियों, इसको प्रयोग भी करना पड़ेगा, इसको अपने अधिकार के लिए प्रयोग भी करना है। मुट्ठी, बाबा साहब ने कहा मुट्ठी खोल कर देखो अधिकार, लेकिन मतलब फिर मुट्ठी न पावे इसका मतलब नहीं। जो आप पर हमला करे उससे मुट्ठी से आपको जवाब भी देना पड़ेगा। पुनः यही बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय समाजवाद, जय संविधान।